जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास में हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 50 प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। आर्मी में जनरल ड्यूटी यानी जीडी और ट्रेड्समैन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग बाकी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है, 15 प्रश्न आपके जीके के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके जीएस यानी साइंस के, 15 प्रश्न फिर मैथ्स के और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये जो मॉडल पेपर है 28 मार्च को जो पेपर हुआ था उस पर आधारित मॉडल पेपर है। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको हिंदी में हम कहते हैं संतृप्त हवा। संतृप्त हवा का अर्थ है भरी हुई हवा, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको सैचुरेटेड एयर। बी ऑप्शन सही होगा। तो जो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका सही जवाब है। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताइए। बिल्कुल गद्दी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से राज्य में स्थित है या कौन से शहर में स्थित है, आपको बताना है। बिल्कुल चेन्नई यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। देखिए आर्मी में क्या होता है, लगभग 40-41 के अराउंड क्वेश्चन जो है पीछे पुराने पेपर से ही बनते हैं, तो सभी ओल्ड पेपर को आपको डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप सभी। बिल्कुल कौशल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रतिभाशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। एक लाइन आपने सुनी होगी, भाइयों और बहनों, ये शुरू कहाँ से हुई थी? विदेशों में। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो गए थे शिकागो में, एक धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लिया और उन्होंने अपनी जो स्पीच थी, जो भाषण था, उनकी शुरुआत ही भाइयों बहनों से की थी। तो ये बहुत ही अच्छा उनको लगा था। वहाँ के लोग जो है, अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन इस टाइप से संबोधित करते थे जो सभा होती थी उसको, लेकिन इस चीज़ को बहुत सराहा गया। तो ये सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? बिल्कुल सिंडिकेट बैंक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, इसका आयोजन किस राज्य में होता है ये आपको बता देना है। बिल्कुल कर्नाटक सही जवाब होगा। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है बताइए। बिल्कुल 0 डिग्री सही जवाब होगा आपका। 0 डिग्री यानी डी ऑप्शन के साथ जाने वाले स्टूडेंट्स का उत्तर राइट है। आगे वाला प्रश्न बहुत ही सही है, इजी भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका, सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सभी साथी एक बार अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, बिल्कुल सही जवाब, मुंबई में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये जादूगोड़ा की खानों में मिलता है। बी ऑप्शन। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? खासी और गारो, बिल्कुल मेघालय आपका सही जवाब हो जाएगा। जनजाति वाले टॉपिक से कई बार प्रश्न आया है, इसको ध्यान रखेंगे। पीछे जो 2-3 साल में एग्जाम हुए हैं, एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आ रहा है, तो इस टॉपिक को नोट करेंगे। जो ग्रीन कलर वाली अपनी फुल सिलेबस बुक है उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा अलग से, तो इसको पूरा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, मसूरी में। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये तो सभी को आता है, रजिया सुल्तान या सुल्ताना रजिया, ठीक है, सी ऑप्शन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? आई थिंक ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होगी इसमें, तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी नहर, ये ऑप्शन सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा पूछा है आपसे, ध्यान देंगे आप। बिल्कुल 6 वर्षों का,
नोट कर लेंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखेंगे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता पूर्ण तौर से। इसके जो सदस्य होते हैं वो मतलब धीरे धीरे क्या निकलते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं, अलग अलग जगह चुनाव चलते रहते हैं। इस तरह से आप समझेंगे। ऐसा नहीं होता कि पूरा सेशन ही समाप्त हो गया और फिर इसको नए तरीके से शुरू किया जाता है, ऐसा नहीं होता राज्यसभा में। तो ए ऑप्शन सही होगा। ये आपके 15 प्रश्न साथियों जीके के हो चुके हैं। एक बार जीके में बताएंगे कितने प्रश्न 15 में से आपके सही थे। 12-13 प्रश्न सही होंगे मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स के, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 12-13 सही होने ही चाहिए क्योंकि ये इजी था। इसमें जीके का पोर्शन ज़्यादा हार्ड नहीं था। साइंस के पोर्शन पे आते हैं। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? वापस से एक इजी प्रश्न, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिवॉल्वर, बिल्कुल सैमुअल कोल्ट आपका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब जॉन मैकार्थी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटिंग डिवाइस बताना आपको फर्स्ट। अबेकस नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? वायु गति शास्त्र, ऑप्शन आप सभी के सामने है, सभी को दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली जो हलचल होती है, जो मूवमेंट होती है, उसकी साइंस होती है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वैसे मत सोचना कोरोना मापने के लिए, कोरोना जो बीमारी है उसको मापने के लिए, जी नहीं, कोरोनाग्राफ यहाँ पे नाम दिया गया है। अब ध्यान से बताएंगे। बिल्कुल समय, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समय के मापन के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तांबे का गलनांक, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है। 1085 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह के पीएच का मान किससे कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? आपको पता है इस तरह से एक जो स्केल होती है जो 0 से लगभग 14 के मध्य रहती है, बीच में 7 होता है जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब आपको बताना है कि जो पीएच वैल्यू है वो किससे कम हो जाए तो दांत खराब होने, क्षय होना मतलब दांत खराब होने मान सकते हो आप, हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। लगभग 5.5 मतलब जो एसिडिक प्रवृत्ति हो जाती है, एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति। ये ऑप्शन सही होगा। गन्ना यानी चीनी का आणविक सूत्र आपको बताना है, कैन सुगर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बताएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन सभी को दिख रहे हैं? बिल्कुल C12H22O11, बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान यानी कि जो बोटनी है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी का अध्ययन यानी बोटनी की स्टडी क्या कहलाती है आपको बताएंगे जल्दी से। पौधों का जीवन, प्लांट्स की जो लाइफ है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम वनस्पति विज्ञान में। बोटनी जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स चूज करते हैं उसमें वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, बी ऑप्शन। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? प्राइमरी फ्यूल, कोयला हो जाएगा, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? नोज से ब्लीडिंग किस कारण होती है जब ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाया जाता है? कारण क्या रहता है उसके पीछे? बिल्कुल वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, तो निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में अधिकतम होता है, कौन सी रोशनी में अधिकतम होता है प्रकाश संश्लेषण, ये आपको बताना है। तो
ज़्यादातर विद्वान ऐसा मानते हैं कि लाल रोशनी में जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिकतम होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और लाल ऑप्शन में नहीं हो तो हम नीले की तरफ जाएंगे, लाल ऑप्शन में नहीं हो तो नीले की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसमें सहायक है, इनमें से क्या? समझ पा रहे हैं प्रश्न को? जल्दी से उत्तर देंगे। बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स इसको हम कहते हैं और हिंदी में नाम होता है इसका सफ़ेद रक्त कोशिका। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ब्लड के सर्कुलेशन में सहायता करती है, नोट कर लेंगे। ओके, अब आपके जीके और साइंस के प्रश्न हो चुके हैं। एक बार बताओ टोटल 30 में से अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं? और फिर हम आ जाते हैं अभी मैथ्स पर। कॉपी पेन ले लीजिए मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, ठीक है। तो इसके भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत बार बताया हुआ है कि कोई भी बहुभुज है, उस बहुभुज में विकिरणों की संख्या का सूत्र क्या है? बहुभुज में विकिरणों की संख्या, इसका सूत्र आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? किन किन स्टूडेंट्स को याद है जल्दी से बताइए। n इंटू एन माइनस 3/2 ये सूत्र है, सभी को याद है। तो विकिरणों की संख्या की जगह हम रख देंगे 44, बराबर में हमारे पास है n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। ये आपके पास आ चुका, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए तो ही आप सवाल को कर पाएंगे। ये सूत्र है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है, वैल्यू पुट की है। ये 2 इधर क्या है? भाग में है, इसको इधर भेजेंगे, गुणा में हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। ये n जो है, n को अंदर गुणा करेंगे तो n से भी गुणा होगा और 3 से भी गुणा होगा। n से गुणा होगा तो n की स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 से गुणा होगा n तो 3n हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से करेंगे। देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं रहा है सब्जेक्ट, तो उनके लिए दिक्कत होती है। अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से करेंगे और मेरा यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी आपका पेपर ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे का टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलता है, लगभग 40 मिनट में ये पूरा पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है अभी आ चुकी है आपके सामने, इसको ठीक तरह से हम लिख देते हैं एक बार। n की स्क्वायर माइनस 3n, अब ये 88 इधर किसका है? प्लस का, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -88 बराबर 0। ये समीकरण मेरे पास बन चुकी है। समीकरण आपको दिख रही है, ये समीकरण आ चुकी है। ये है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाइनरी इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है? ऐसी संख्या आपके मन में सोचिए जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए? 88 आ जाए, और यहाँ पे निशान देखिए, अगर माइनस का निशान है तो माइनस करने पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो मैं 11 और 8 सोचती हूँ, 11 और 8 को गुणा करती हूँ तो कितना आता है? 88, और 11 और 8 को आपस में घटाती हूँ तो कितना आ जाता है? 3। मतलब मेरी सारी जो सिचुएशन होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही है। तो मैं इसको टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। n स्क्वायर माइनस 11n, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 8n, और क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगी ना, ओपन खोलूंगी तो प्लस का हो जाएगा, -88 बराबर 0। 2 के जोड़े बना लीजिए, बना लिए। अब n इसमें कॉमन आ जाएगा, n माइनस 11, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। 8 कॉमन लिया तो 8 को डिवाइड कर दो। अब यहाँ ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हो, मतलब आपने सही किया है, तो ये कॉमन आ जाएगा, n माइनस 11, अंदर बचा आपका n प्लस 8 बराबर 0। एक बार n माइनस 11 बराबर 0 रखो, एक बार n प्लस 8 बराबर 0 रखो, तो ये 11 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 8 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। आपको पता है बहुभुज है, उसकी अगर भुजाओं की संख्या है तो वो प्लस में ही होगी, तो ये प्लस का आंसर है, मतलब 11 हमारे पास उत्तर आ चुका है। इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि माइनस में आ रहा है।
तो 11 भुजाओं की संख्या होगी। ऑप्शन में आपको 11 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि द्विघात इक्वेशन आपकी बन चुकी है। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करते हैं, मैंने बता दिया है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं द्विघात इक्वेशन को सोल्व करने के काफ़ी सारे उदाहरण आपके साथ शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें ताकि इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स आपको मिल जाएं। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिलहाल आपके लिए लेके आई हूँ। एक बल्लेबाज है जो कि 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, मतलब 11वीं पारी तक का औसत हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना 11 पारियों का औसत, माना 11 पारियों का औसत x मान लेते हैं, a मान लो, जो भी आपको मानना है, मैंने x मान लिया है। ठीक है, ये औसत हो गया, तो टोटल अंक कितने होंगे 11वीं पारी तक? टोटल अंक, टोटल रन या अंक मान लो, तो रन कितने होंगे? 11 पारी है और औसत कितना है, x है, तो गुणा कर देंगे, 11x हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 11x हो गए। अब आपको 12वीं पारी का देखना है। 12वीं पारी में रन कितने रन बने, देखो 63 यहाँ पे दिया हुआ है, 63 लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया। अब नया औसत आपको देखना है। नया औसत, नया औसत आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले आपको 12वीं पारी तक रन पता होने चाहिए। तो पहले एक बार 12वीं पारी तक रन पता कर लेते हैं। 12वीं पारी तक रन, ये तो 12वीं पारी के रन थे 63, और अब 12वीं पारी तक रन देखेंगे तो 11x तो पहले वाले, क्योंकि 11वीं पारी तक बने, और 63 अब वाले, तो 11x प्लस 63 ये रन हो जाएंगे, 11x प्लस 63। अब नया औसत निकालिए। नया औसत क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है औसत का सूत्र। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक बार सूत्र लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग आपके पास कहाँ पे है, ये रहा 11x प्लस 63, यही योग है। टोटल रन इतने ही हैं, तो 11x प्लस 63। राशियों की संख्या पारी कितनी है, अब 12 है, तो बटे में कितना आ जाएगा 12, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास औसत आपके हिसाब से आया है। और प्रश्न में क्या कहा है कि जो भी औसत था उसमें 2 रन और बढ़ जाता है, तो प्रश्न वाले के हिसाब से औसत कितना हो गया? 11 का मैंने मान रखा था 11 पारी तक का x, 2 और बढ़ गया तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर x प्लस 2, ये प्रश्न के हिसाब से हो गया। इतना समझ में आ गया हमको। अब ये 12 इधर भाग में, इसको इधर गुणा में ले जाएंगे, तो 12 ये x प्लस 2 दोनों से गुणा होगा। यहाँ हमारे पास है 11x प्लस 13, ये 2 अंदर गुणा होगा, 12 अंदर गुणा होगा तो 12x, और फिर वापस 2 से गुणा होगा तो 12 दूनी 24 बराबर 11x प्लस 63। इतना आपको सॉल्यूशन करने पर आ चुका है। ठीक है, x वाले एक साइड करो तो 11x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 63 वहाँ पहले से था, 24 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 12x में से 11x घटाएंगे, 1x बचेगा आपके पास। 63 में से 24 आप माइनस करोगे, 39 बचता है आपके पास। तो x की वैल्यू आपके पास 39 आ चुकी है। x आपने क्या माना है, देखो शुरू में माना था आपने यहाँ पे 11 पारियों का औसत क्या है, x है, x का मान 39 आया है, मतलब 39 हो चुका है पुराना औसत। ठीक है, ये पुराना औसत है, पुराना औसत 11 पारी तक का। पुराना औसत का अर्थ क्या है, 11वीं पारी तक का औसत। आपको निकालना है नया औसत। अगर पुराना पूछे तो 39 उत्तर आ जाता, आपको नया औसत पूछा है। नया औसत कितना है, 2 बढ़ जाता है ना नए औसत में, ये देखो 2 रन बढ़ जाता है x में। तो हमने यहाँ पे लिखा भी था, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा था, ये देखो नया औसत x प्लस 2 होता है, तो x प्लस 2 यानी कि 39x की वैल्यू है, प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 41। 41 उत्तर आना चाहिए नया औसत। देखो ऑप्शन में मिलता है क्या, बिल्कुल मिलना चाहिए 41, ए ऑप्शन आपका सही हो चुका है। इस तरह से आपने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्ग का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 2 है। संख्या मान लीजिए, देखो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी अभी इसको। संख्या मान ली, एक तो a दूसरी b, अंतर 2 बता रहा है तो माइनस करो बराबर 2, अंतर 2 कर लिया। और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 28, तो इनका वर्ग कर दो, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इनका अंतर कर लिया कितना है 28। तो ये दो समीकरण आपके पास आ चुकी, इतना आप समझ गए। अब इनको कुछ सोल्व करके हम इनका उत्तर निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b। ये सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, 7वीं 8वीं क्लास में मिल जाएगा आपको मैथ्स की बुक में। बराबर 28 है, इसको हमने इतना सोल्व कर लिया। a माइनस b की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 2, तो a प्लस b का ऐसे ही रखेंगे और a माइनस b की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बराबर 28 है। a प्लस b यहाँ पे बचेगा, 2 इधर गुणा में है, दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो a प्लस b 2 का 28 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये 14। तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास 14 आ चुकी है। यही शायद हमको बताना था कि उन संख्याओं का योग क्या है, उनका योग ज्ञात करो, तो 14 योग हो जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इजी है, जैसे प्रश्न में बोला जाए उस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, अपने आप उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, मतलब कोई भी इवेंट जो है कंडक्ट होता ही नहीं है, कोई भी घटना घटित होती ही नहीं है, तो इसकी संभावना क्या होगी। जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता बोल दो, आप प्रोबेबिलिटी बोल दो या उसकी संभावना बोल दो, वो हमेशा शून्य होगी, 0 होगी। सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल दिमाग वाला प्रश्न था, कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। कोई सीरीज आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सीरीज आपको दिख रही है। इस सीरीज में आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। थोड़ा समझते हैं सीरीज को, क्या इसके पीछे आप लगा सकते हो कोई पॉइंट, क्या लग रहा है। देखिए 31 में हम अगर 6 माइनस करें तो 25 आता है, फिर 25 से 6 माइनस करें तो 19 आता है, 19 से 6 माइनस करें तो 13 आता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, पेन चेंज करते हैं एक बार। 7 में 6 ऐड करें, जोड़ दें तो 13 आता है, 13 में 6 जोड़ दें तो 19 आता है, और 19 में 6 जोड़ो, देखो क्या आता है 25, 25 आता है। तो 25 उत्तर इस तरह से आपका निकल सकता है। सोचते हैं तो सी ऑप्शन, ये इसको इजी नहीं कह सकते। देखो जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो उस समय प्रेशर बहुत होता है, और उस प्रेशर के साथ इतना दिमाग लगा पाना उस टाइम मुश्किल हो जाता है। आप घर आके सोल्व करके देखोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी था, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो कि उस टाइम स्टूडेंट के लिए सवाल जो है थोड़ा परेशानी भरा रहा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1589 मिलीग्राम को ग्राम में आपको बदलना है। ये मिलीग्राम है और इसको आपको ग्राम में बदलना है। आपको पता होना चाहिए कि मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 1000 से भाग देते हैं। तो पहले तो आप इसको 1000 से भाग दे दोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। 1000 से डिवाइड करो, देखो नीचे 3 0 है ना, तो 3 संख्या बाद में ऊपर 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ये इसको मैं लिखती हूँ एक बार, तो 1.589 ये आपका उत्तर होना चाहिए। देखिए कहाँ पे है, सी ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। वापस से कोई सीरीज आ चुकी है और ये बहुत ईजी है। इस बार वाली सीरीज क्या है, ईजी है। ये 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 कितनी होती है 625, हमको याद ही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड है, कुछ क्वेश्चन एवरेज हैं। इसी तरह हमेशा पेपर बनता है। क्लास को शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें।
ए और बी एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। दो लोग हैं हमारे पास यहाँ पे, एक है ए, एक है बी। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम के लिए लेता है 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना काम कर देता है, 1/10 भाग काम का, बी कर देता है 1/15 भाग। दोनों मिलकर कितना करेंगे, लघुत्तम 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/30, जिसको काट लेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 भाग काम दोनों मिलकर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब 6 दिन में दोनों टोटल काम पूरा कर देंगे, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। प्रश्न में क्या कहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब डबल कर देंगे इसका, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बस इतना पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो 6 दिन में हो जाता। और अब एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब इसका डबल होगा, तो 12 दिन में हो जाएगा काम आपका पूरा। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 7 लड़कों की आयु का औसत 20 है। लड़के कितने हैं, 7, औसत कितना है 20, मतलब 140 जो है टोटल योग हो गया उनकी आयु का। ये क्या है, योग है उनकी आयु का, ठीक है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ग है, 19 वर्ष है, पहले 6 लड़के, ठीक है, 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 19, सही, 1/2 यानी 19.5, ठीक है। तो 7वें लड़के की औसत आयु कितने वर्ष होगी, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6, ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2, इसको काट लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 को 39 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 117 होता है क्या, 117। ये योग आ गया 6 लड़कों का, ठीक है। ये योग है 7 लड़कों का। तो 7 लड़कों वाले योग में से 6 लड़कों वाला योग घटाओगे तो 7वां लड़का आ जाएगा। 7वां लड़के की आयु, 7वें लड़के की आयु आपकी आ जाएगी, कितनी होगी, 140 माइनस 117, कितना हो गया, 23 साल का लड़का है भाई वो, 23 साल का लड़का है। कैसे निकाला, कुछ भी नहीं करना इसमें, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 दिया हुआ था, औसत दिया हुआ है, लड़कों की संख्या दी हुई है, योग आ जाएगा, 7 गुणा 20 किया, 140 आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद में 140 आ गया। 6 लड़कों का बताया है, आयु का औसत कितना है, 19.5 साल है, तो 6 को 19.5 से गुणा कर लिया, कितना हो गया, 117 योग आ गया। 140 में से 117 घटाया, 7वें लड़के की आयु आ गई, बस खत्म कहानी, 23 वर्ष। 23 वर्ष उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन का है, 30% है यहाँ पे, ऑफ का अर्थ क्या है, इस संख्या का निकाल दो। 30% का अर्थ आपको बताया हुआ है, बट्टे में 100 लगाना है, ऑफ का अर्थ गुणा होता है। 1500 में 600 जोड़ दो भाई, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट सोल्व करो, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2100, क्या 2100। अब क्या, अब काट लो, और क्या है, 2 0 से 2 0 कट कर, 21 को 30 से गुणा कर दो, गुणा करना तुमको आता ही है, इसमें कौन सी नई बात है, 1 0 एक्स्ट्रा है, तो 630, 630 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी ही था, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं थी। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, ये देखो, जो ग्रीन कलर वाली अपनी नोट्स बुक है, मैथ भी जिसके अंदर है, सारे सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, उसमें आप देखेंगे कि शुरू में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए होते हैं, उसमें ये फैक्ट दिया हुआ आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है बुक के अंदर, वो बताइए जल्दी से क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब, हमेशा एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो एग्ज़ाम में आया था, उसमें इंग्लिश और हिंदी में इसकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा चेंजेस है। तो इसको हम पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन सही था, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यहाँ पे घाटा कितना होता है वो पूछा गया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो इसको हम सही प्रश्न को पता करके फिर इसका उत्तर करवाएंगे। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एक त्रिभुज है यानी ट्राइंगल है, उसकी परिधि यानी पैरामीटर जो है 600 मीटर का है। यदि अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी जो भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, किस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज किस तरह से बनेगा। इस तरह से आप त्रिभुज बना सकते हैं। भुजाओं का अनुपात आप मान लीजिए कितना है, 12, 13 और 15, 12, 13 और 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परिधि इसकी दी हुई है 600 मीटर। परिधि का अर्थ क्या होता है, मान लो यहाँ से चले तो इसका पूरा जो एरिया है उसको जोड़ देना ही अपने आप में परिधि है। तो मैं अनुपातों को यहाँ दिया गया है तो 12x, 13x और 15x इसको मैं मान लेती हूँ। बराबर कितना है, परिधि कितनी है 600 मीटर की, तो 600 जोड़ दिया। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40x बराबर में आपके पास है 600। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 40 कहाँ पे चला जाएगा, भाग में। इसको काट लेंगे तो 2 से कट जाएगा या सीधा 4 से भी काट सकते हो आप। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा देखनी थी, सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। तो अनुपात 15 वाला सबसे लंबा है तो 15 गुणा x आपको दिया हुआ है, तो 15 गुणा x की वैल्यू भी 15 है। 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 225 होता है ना, 225। ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा पूछी जाती तो सबसे छोटी भुजा का अनुपात कितना है, यहाँ पे 12 है तो x को 12 से गुणा कर देते। 12 गुणा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 15, आपने यहाँ पे निकाली है ये 15, तो 12 और 15 को आपस में गुणा कर देते, सबसे छोटी भुजा आ जाती। इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक शब्द है, इसके अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। कितनी बार इसके अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो सीधा सा आपको पता है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता हो तो आपको देखना है नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो फैक्टोरियल 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं दिया गया है तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाता है 120, तो 120 आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें आपको 2 चीज़ें समझनी है। एक चीज़ आपको ये समझनी है कि एक तो है पानी की दिशा, पानी की दिशा जिसको हम करंट की डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे आपका होगा बोट की डायरेक्शन, एक होगी बोट यानी नाव की डायरेक्शन, बोट की दिशा। तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई है प्रश्न में। एक बार तो जो है पानी और बोट, पानी और ये इस तरह से मैं बोट बना रही हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में चलेंगी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होगी कि जब पानी इस दिशा में चल रहा है तो जो बोट है आपकी वो दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखना है। अब 2 चीज़ें आपके पास हो चुकी, अब आपको क्या करना है, एक चीज़ और आपको मान लेनी है, क्या कि जो पानी है, पानी या जिसको आप करंट बोल दो, करंट बोल दो, उसकी स्पीड मान लो। पानी की स्पीड आपको मान लेनी है y और बोट की स्पीड को मान लेना है x। बोट की स्पीड यानी कि चाल, स्पीड को हिंदी में हम कहते हैं चाल, इसको मान लेना है आपको x। बस ये 2 काम कर लेना है, अब सारे काम अपने आप होंगे। अब प्रश्न पढ़िए, एक मोटर बोट है, वो 2 घंटे का समय लेती है और एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है डाउन द करंट, मतलब पानी की दिशा में, जहाँ पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है और वो 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, जब कोई नाव पानी की दिशा में ही बहती है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पानी की जो दिशा है उसको हमने y मान रखा है, बोट की जो चाल है, जो चाल है उसको x मान रखा है, तो x प्लस वाई दोनों को हमने जोड़ दिया। ये कितना हो जाता है, यहाँ पे आपको पता है चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे
समय, दूरी यहाँ पे कितनी है 9 किलोमीटर की, समय यहाँ पे कितना 2 निकाल रखा है आपने 2, तो 9/2। एक समीकरण आपकी ये आ चुकी है जब दोनों सेम डायरेक्शन में। ये कब की बात हो रही है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, तब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, पानी की दिशा को और बोट की दिशा को, तब चाल कितनी हो जाएगी। आगे क्या दिया है, प्रश्न पढ़ो पहले कि डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल करता है, मतलब दूरी तो 9 किलोमीटर ही है, लेकिन समय इस बार कितना लगा है 6 घंटे का, 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो दूरी बट्टे समय, दूरी वही 9 की है, समय कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा ये 3/2। ये समीकरण आपकी दूसरी आ चुकी, अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली है, अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। अब आपको बस इन दोनों समीकरण को सॉल्व ही करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इजी तरीके से आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। पहली समीकरण को मैं दोबारा लिख रही हूँ, x + y = 9/2। दूसरी समीकरण x - y = 3/, यही था क्या 3/2 था, हाँ 3/2, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 3/2। ये 2 समीकरण हो गई, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 9/2 + 3/2, इनको जोड़ो, लघुत्तम 2 आ जाएगा, ऊपर 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 आ जाएगा ये। तो 2x = 6, x = 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू 3 आ गई। x आपने क्या मान रखा है, तो वोट की चाल आपने मान रखी है, वोट की चाल आ चुकी है आपके पास। अब आपको पानी की चाल निकालनी है किसी भी एक समीकरण में, मान लीजिए ये यहाँ पे आप x की जगह 3 रख दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। तो x की जगह 3 रखा प्लस y का y बराबर 9/2, y बराबर 9/2, ये 3 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे तो y बराबर लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर 9, 3 दूनी 6, इतनी कितना बच गया 3/2। 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 आ जाएगी y की वैल्यू, y बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। y आपने मान रखा है पानी की स्पीड। तो अब देखो ऑप्शन में 3 किलोमीटर, तो x की तो कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, y की कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चाल आ चुकी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार तो पानी की जो दिशा है और बोट की जो दिशा है सेम है, और दूसरी बार क्या है पानी की दिशा और बोट की दिशा दोनों क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो ये 2 जो है आपको लेके चलने हैं जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते जाएंगे x और y की अपने आप वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाई देती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत घड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है। घड़ी आप बना के देख लीजिए, इस तरह से आप घड़ी बना सकते हैं। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मध्य में आता है, फिर 7, 8, 9 यहाँ आता है, 10, 11, इस तरह से आपको पता है घड़ी बनती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है, मतलब यहाँ से मानो आप घुमाना स्टार्ट करें, यहाँ तक घूम के आए तो वो 360 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है। टोटल सेंट्रल एंगल जो है कितने का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। आपको पता है घंटे कितने होते हैं, टोटल आवर्स कितने होते हैं क्लॉक में 12 होते हैं, 12 घंटे होते हैं टोटल, ठीक है। अब डिग्री पर आवर मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण हो गया, डिग्री पर आवर आपको देखना है, तो कैसे देखेंगे आप 360 आपको पता है टोटल डिग्री होती है, घंटे होते हैं 12, भाग दे दो कितना हो गया 30 डिग्री 1 घंटे में वो घूम जाएगा। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि 7 बजे से 1 बजे हो जाता है समय, तो 7 से 1 बजाओ, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए आपके पास। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 6 घंटे में कितना बनाएगा 6 × 30, 6
तो ये 18 और एक 0, 180 डिग्री का कोण वो बनाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से नंबर जोड़ी या समूह चुनें जो दूसरों से अलग हो, भिन्न हो या डिफरेंट हो। इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आप इन सब में पहले कोई रिलेशन ढूंढेंगे, क्या रिलेशन है। तो अगर आप इन सब में देखते हैं कि जो पहला आपको दिया हुआ है ऑप्शन 42 और 5, ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि 42 जो है 5 से डिवाइड नहीं होती है। इसके अलावा 32 में 2 का भाग जाता है, 15 में 5 का भाग जाता है, 36 में 6 का भाग जाता है। तो ये अलग हो गया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे 48 नंबर। हिंदी में इसको बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इंग्लिश में आप समझेंगे। मैन को क्या कहा? वुमेन कहा। ठीक है, मैन को वुमेन कह दिया। वुमेन को कोड किया हमने गर्ल से, गर्ल को कोड किया हमने बॉय से, बॉय को कोड किया हमने वर्कर से। तो एक 6 ईयर ओल्ड फीमेल है, 6 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको हम किस तरह से कोड करेंगे। आपको बस ये देखना है कि फीमेल, ये 6 विक्स इसको हटाओ, आपको इससे मतलब नहीं है। फीमेल को अब आपको कोड करना है। देखो, वुमेन इज़ कोडेड एज गर्ल। आपको बस इस पंक्ति पे जाना है, आपको जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है, ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मांगना। तो वुमेन इज़ कोडेड एज गर्ल मतलब वुमेन को लड़की कह दिया गया, तो ये ऑप्शन सही है। बस ये उत्तर हो गया। आपको ज़्यादा कुछ नहीं आपको इस प्रश्न में करना होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन का। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। तो अब यहाँ पे एक लड़का हो जाता है दिनेश। ये मान लीजिए वो व्यक्ति है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है कि उनका एकमात्र भाई, मतलब इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी मतलब दिनेश की बेटी के पिता का पिता। दिनेश की बेटी का पिता कौन हुआ? दिनेश स्वयं हो गया। ठीक है, और फिर उसका पिता मतलब दिनेश का पिता, दिनेश का पिता है कौन है? उस व्यक्ति का भाई। दोबारा पढ़िए। दिनेश ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी मतलब दिनेश की बेटी के पिता का पिता, दिनेश की बेटी का पिता वो स्वयं हो गया, उसका पिता मतलब दिनेश का पिता हो गया, और दिनेश के पिता का भाई, दिनेश का क्या लगेगा? चाचा। दिनेश के पिता का भाई दिनेश का क्या लगेगा? चाचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंकल वाला यानी चाचा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति क्या लगा है? इसका पिता और भाई मतलब ये बंदा क्या है? सेम है। ठीक है, और ये इस व्यक्ति का भाई था, तो वो व्यक्ति क्या लगेगा? दिनेश का चाचा लगेगा। ये बात आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह के प्रश्न आप खुद पे लेके भी समझ सकते हैं। ठीक है, रिलेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में विषम को खोजें जो डिफरेंट है उसका चुनाव आपको करना है। तो 3, 5, 7, 9 और 11 इसमें से सबसे अलग 9 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो 9 अलग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही चुनना है। तो ये आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इन प्रश्नों को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पीछे एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। आई होप क्लास ठीक ठाक रही होगी और आपको सही लगी होगी। अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए साथी हैं, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।